Good morning, everyone. Welcome to all of you. Am I audible and visible? सभी लोग एक बार बताइए, वॉइस प्रॉपर है सभी को? Am I audible and visible? Very good. वॉइस प्रॉपर है? ठीक है। लास्ट क्लास में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप सबको बताए थे, ठीक है। और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में देखें तो हमने लास्ट क्लास में आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया था। और न्यूक्लियोटाइड्स की बात हम लोगों ने कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिसमें हमारे डीएनए आरएनए आते हैं, ये क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यही होते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे हमने आपको बताया था न्यूक्लियोटाइड्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसिस के अलावा पेंटोज शुगर होता है, ठीक है ना। और क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड के बारे में बताया था, फॉस्फोरिक एसिड बताया था, ठीक। और हमने आपको बताया था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस और पेंटोज शुगर मिल गए तो इनको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और एक बात हमेशा अच्छे से याद रखना कि जो न्यूक्लियोसाइड्स है उसमें बस नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच बॉन्डिंग होती है। और अगर हम इसके बॉन्ड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें बस और बस एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स देखने को मिलता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या था? हमने कहा था कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सभी को याद है? बताइए, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद है क्या सभी को? देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने कहा था अगर किसके किसके बीच होता है तो सबसे पहली चीज तो क्या होता है? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है ना। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है। और पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो हमने कहा था इन प्यूरिन्स, है ना, और इन पिरिमिडिन्स। अगर प्यूरिन है तो 9th नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन, है ना, ऑफ प्यूरिन एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। याद आ रहा है सभी को? बताइए। और अगर पिरिमिडीन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पिरिमिडीन एंड फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर। बताओ, ये बात हमने सभी को बताई थी कि नहीं बताई थी? हाँ, लेकिन अब अगर हम इसी न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ एडिशनल बॉन्ड बन जाता है। एडिशनल बॉन्ड और क्या बनता है उसको हम बताएंगे। दो और बॉन्ड बन जाते हैं, एक तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, और एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। एक टाइप का बॉन्ड होता है जिसको हम फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहते हैं। तो सारे बॉन्ड के बारे में हम आपको अब बताने चल रहे हैं, ठीक है। सारे बॉन्ड के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं कि कैसे कैसे बॉन्ड बनता है। इतनी बात सभी को समझ आ रही है कि फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहाँ बनेगा और फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहाँ बनेगा? डन सभी को? तो चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पे बॉन्ड्स की स्टडी करने वाले हैं ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए कि बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है, बॉन्ड कैसा कैसा होता है, ठीक। लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक रिकैप बता रहे हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन के बारे में अंतर भी बताया था। तो आपको याद होना चाहिए प्यूरिन 9 मेंबर्ड है और ये 6 मेंबर्ड है,
प्यूरिन में 1379 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, यहाँ 103 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। ठीक है, ये सारी बात हमने आपको बताई थी। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉमेनक्लेचर, यहाँ क्लॉकवाइज होता है। ठीक, और बॉन्ड भी अभी अभी हमने बताया कि प्यूरिन होगा तो कैसे बॉन्ड बनेगा और पिरिमिडीन होगा तो कैसे बॉन्ड बनेगा। प्यूरिन है तो एडेनिन ग्वानिन है, पिरिमिडीन है तो साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल है। सभी को समझ आ रहा है इतनी बात? ठीक है, अब आगे आते हैं बॉन्ड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। लिखिए यहाँ पे, बॉन्ड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने आपको पेंटोस शुगर के बारे में बताया था, एक बार रिकैप कर रहे हैं। पेंटोस शुगर एक बार रिकैप कर रहे हैं। देखिए, पेंटोस शुगर में दो बताया था, एक राइबोज बताया था जो आरएनए में पाया जाता है, एक डीऑक्सी राइबोज बताया था जो डीएनए में पाया जाता है। दोनों पे अंतर कहाँ था? दोनों पे अंतर था सेकेंड प्राइम पर। अगर सेकेंड कार्बन पे यहाँ नीचे OH है तब तो ये राइबोज था, तो इसका फॉर्मूला C5H10O5 था। और अगर यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे नीचे H है, ऊपर भी H है सेकेंड प्राइम पे, तो ये डीऑक्सीराइबोज था C5H10O4। डन है? बताइए। वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये लास्ट क्लासेस की बात थी, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसकी बात थी। अब आगे हम लोग आज सारे बॉन्ड वगैरह पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं बॉन्ड के बारे में। ठीक है, चलें फिर? तो चलिए, ये तो था हमारा लास्ट क्लास का रिकैप। आगे बॉन्ड देखते हैं। अब देखना, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड या हम न्यूक्लियोसाइड की पहले बात कर लें, तो अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर होगा, बस पेंटोस शुगर होगा, है ना? इसमें देख लेते हैं। और अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड भी होगा। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था कि मैम आपने बताया कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना मैम, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है ना? तो डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेसिस भी तो है, तो बेस है तो ये पॉजिटिव चार्ज तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है ना भाई? कोई बेस है तो पॉजिटिव चार्ज ही कंट्रीब्यूट करेगा। और ये डीएनए ओवरऑल फिर एसिडिक क्यों होता है? ये एक रीजन आप समझ सकते हो इसका। इसका एक सिंपल सा रीजन है, शायद हमने किसी क्लास में इसको बताया भी था कि देखो, अगर हम किसी न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, सपोज डीएनए की बात करते हैं, 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। ये 3 कंपोनेंट से मिलके बना है डीएनए या कोई भी न्यूक्लिक एसिड, है ना? तो ये तो बेस है, ये एसिड है, तो फिर ये डीएनए एसिडिक कैसे होता है? ये सवाल तो है ना? अच्छा सवाल है। तो ये डीएनए एसिडिक क्यों होता है? तो एक बहुत सीधा सा सवाल है कि देखो, आपने शायद अगर केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये बहुत वीक बेस है। ये क्या है? वीक बेस है ना? और ये जो फॉस्फोरिक एसिड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसकी वजह से जो है ये ओवरऑल डीएनए पे जो डीएनए है, इसकी वजह से जो डीएनए है ना, डीएनए ये एसिडिक होता है, एसिडिक होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। ये बात सभी को समझ आई? भाई, नाइट्रोजनस बेस एक बहुत वीक बेस है और फॉस्फोरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ना? तो ओवरऑल जो नेट रिजल्ट आया वो क्या है? डीएनए एसिडिक है और नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, डन? सभी को यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है? ओके।
ठीक है, अब आते हैं हम बॉन्ड्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा बॉन्ड है। तो आते देखिए, अगर हम न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। तो देखिए, हमें एक पेंटोज शुगर, सपोज करो कि हम आरएनए बनाने जा रहे हैं या राइबो न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, तो अगर आरएनए है तो उसमें राइबोज शुगर होगा। क्या होगा? राइबोज शुगर। चलो, ये राइबोज शुगर है। बाकी सारा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, बस हम यहाँ पे बता दे रहे हैं राइबोज है मतलब यहाँ OH होगा सेकेंड प्राइम पे और यहाँ H होगा, ये सेकेंड। और पहले वाला कार्बन का OH कहाँ लिया था? हमने ऊपर लिया था। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि जो शुगर न्यूक्लिक एसिड में यूज होता है वो बीटा फॉर्म ऑफ शुगर होता है, तो बीटा डी राइबोज है। ये क्या है? बीटा डी राइबोज है। बाकी आप यहाँ सहूलियत के लिए बना सकते हैं, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ CH2OH है। ये 5वां प्राइम है, ये 4th कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, ये 2nd और ये 1st। ओके, चलिए अब देखिए, शुगर तो हो गया हमारे पास, अब आएगा क्या? नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर आरएनए है तो यूरेसिल होगा। तो नाइट्रोजनस बेस का अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन का जो 9th नाइट्रोजन होता है, वो प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन यहाँ पे आता है। प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन यहाँ पे आता है। अगर हम बात करते हैं प्यूरिन का, है ना, तो प्यूरिन का 9th नाइट्रोजन और शुगर का 1st कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो रही। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये लोन पेयर है, इसके पास ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी इसको हम क्या कहेंगे? यही है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होता है, तो आप कहोगे कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये होता है कार्बोहाइड्रेट में। यहां बना के भी बता दें, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कहा था कि अगर मान लो हमारे पास 2 ग्लूकोज है ना, तो 2 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक, यहाँ पे OH है पहले कार्बन पे, ठीक है, दूसरे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे भी OH है, चौथे कार्बन पे OH है, ठीक है, यहाँ पे भी OH है, H है, बना के बताया था। अब ये क्या है? पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा कार्बन है, ये पहला कार्बन है ना, ये चौथा कार्बन है, ये पहला कार्बन। तो चौथा कार्बन और पहला कार्बन के बीच में क्या होता है? बॉन्डिंग होती है और यहां से निकल जाता है आपका वाटर, रिमूव हो जाता है। जब यहां से वाटर रिमूव हो गया, है ना, ठीक है, जब यहां से वाटर रिमूव हो गया तो जो ये बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड। यहां ऑक्सीजन बचा बस, ये बॉन्ड जो बना, ये बॉन्ड क्या है? दिस इज द 1 और 4 के बीच में बना, तो इसको हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या इसी को हम कह देते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसको हम ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 और 4 के बीच में बना। तो ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलता है, कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमें कहाँ देखने को मिलता है? वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में देखने को मिलता है। ठीक, किसी को कोई समस्या यहां तक? नहीं। अब आप देखना कि अगर ये शुगर है और ये बेस है तो क्या बन गया? ये न्यूक्लियोसाइड बन गया ना। लेकिन बेस में ये प्यूरिन है, तो प्यूरिन के 9th नाइट्रोजन से, और अगर यही पिरिमिडीन रहा तो पिरिमिडीन के 1st नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी। तो अगर हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, अगर हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? क्या है तो आप समझ लेंगे, इफ प्यूरिन है, प्यूरिन मतलब एडेनिन और ग्वानिन है, तो यहां पे कैसा बॉन्ड बनेगा? यहां बनेगा 1st कार्बन और 9th नाइट्रोजन के बीच। अब 1st कार्बन देखो, जो नॉमेनक्लेचर हम शुगर में करते हैं उसको हम प्राइम कह देते हैं, प्राइम 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 प्राइम, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि ये जो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम है,
तो प्राइम नंबर्स एक्चुअली डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन इन शुगर, एंड द नॉर्मल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा है डिनोट द कार्बन एंड या एटम ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो हम यहां लिख सकते हैं फर्स्ट प्राइम कार्बन एंड नाइन्थ नाइट्रोजन। समझ आ गया सभी को? प्राइम नंबर हमने कह दिया तो यहां लिखने की भी जरूरत नहीं है शुगर, हमें समझ आ गया कि फर्स्ट प्राइम कार्बन मतलब पहला कार्बन ऑफ शुगर एंड नाइन्थ नाइट्रोजन ऑफ बेस। ठीक, और अगर इफ पिरिमिडीन रहा, इफ यहां पिरिमिडीन होगा, पिरिमिडीन क्या हो सकता है? साइटोसिन हो सकता है, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल कुछ हो सकता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्राइम कार्बन, है ना, एंड फर्स्ट नाइट्रोजन। मतलब कुल मिला के हम कैसे कह सकते हैं इसको लिख ही देते हैं आपके सहूलियत के लिए। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर, है ना, फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड नाइन्थ नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन। यहां क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पिरिमिडिन। बताओ, समझ आ गया सभी को? वेरी गुड सुधा सिंह, वेरी गुड। तो अब आप हमें बताओ ये टोटल स्ट्रक्चर क्या बना? अगर ये पेंटोज शुगर है और ये बेस है, तो शुगर और बेस मिलके ये स्ट्रक्चर अब क्या है? नाउ दिस स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है भाई? न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। न्यूक्लियोसाइड में हमें बस एक ही तरीके का बॉन्ड देखने को मिला, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपसे कोई पूछे कि शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड है वो किस तरीके का बॉन्ड है, आप तुरंत बताओगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ रही है कि नहीं? अब ये न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएगा? तो जब न्यूक्लियोटाइड बनाने जाएगा तो यहां फॉस्फोरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा। फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा यहां, देखना जरा, यहां फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, है ना। फॉस्फोरिक एसिड के नंबर न्यूक्लियोटाइड में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मिनिमम नंबर 1 हो सकता है, तो वो मोनोन्यूक्लियोटाइड, जैसे हम कहते हैं ना AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 2 फॉस्फोरिक एसिड, 3 फॉस्फोरिक एसिड, 1 फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड है। ऐसा नहीं कि यहाँ ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, अगर एक भी फॉस्फोरिक एसिड है तो वो न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन वो मोनोफॉस्फेट है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है। ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड है। मतलब केवल फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस जो है वही काफी है उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हम अगर फॉस्फोरिक एसिड बनाएं तो देखो ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड क्या है? OH P OH डबल बॉन्ड OH, एक फॉस्फोरिक एसिड तो हमारा ये हो गया। समझ आ रहा है सभी को? अब क्या होगा आप बताओ हमें, अब क्या होगा यहां पे? बिल्कुल, अब होगा यहां पे होगा डिहाइड्रेशन होगा, तो ये वाटर यहां से रिमूव हो जाएगा। जब यहां से वाटर रिमूव होगा तो यहां पे इसके और इसके बीच जो बॉन्ड बना वो है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। क्या है? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, है ना। आप हमें बताओ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड किसके बीच बना? तो आप कहेंगे ये बॉन्ड बना 5th प्राइम कार्बन ऑफ शुगर, ठीक है, प्लस फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड और 5वें शुगर के बीच में ये बना फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। तो अब आप बताओ ये बॉन्ड कौन सा है? ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। दिस इज वेरी वेरी IMP। अब आपसे पूछा जाए फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहाँ है, तो वो न्यूक्लियोटाइड में है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं है। वो कहाँ है? न्यूक्लियोटाइड में है। ठीक है, अरे बातचीत मत करिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग बातचीत करिएगा, ठीक है ना। जो कुछ भी आप लोगों को पूछना है वो आप लोग क्लास के एंड में हमसे पूछ लीजिएगा, बहुत बारीकी से पढ़ लीजिए। ओके, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन गया, ठीक है।
तो ये क्या है, सपोज करो कि ये एडेनिन है, ये क्या है, एडेनिन है। तो अगर ये एडेनिन है तो जब इसने शुगर से बाइंड किया तो ये एडेनिन का न्यूक्लियोसाइड बना, मतलब एडिनोसिन कहेंगे। अब इसको एडिनोसिन कहेंगे। क्या कहेंगे, एडिनोसिन कहेंगे। भाई अगर ये ग्वानिन रहा तो ग्वानोसिन बनेगा और वो न्यूक्लियोसाइड होगा। अगर ये क्या रहा, साइटोसिन रहा तो साइटिडीन बनेगा, यूरिडीन बनेगा, थाइमिडीन बनेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो ये एडेनिन है, ये शुगर है और ये एक फॉस्फेट है, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट बना, जीएमपी कहेंगे। ठीक है, सीएमपी कहेंगे, ऐसे कहेंगे। ये बात सभी को समझ आ रही है? बायोलॉजी बाय अंकित कुमार सेन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? अरे भाई सब ठीक है, सब बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई करिए। ठीक है, तो ये आपको समझ आया। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अब क्या कहलाने लग जाएगा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अब न्यूक्लियोटाइड कहलाने लग जाएगा। न्यूक्लियोटाइड की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। अभी यहाँ हम 2 फॉस्फोरिक एसिड और ऐड कर सकते हैं। अब हम फॉस्फोरिक एसिड पूरा ना बना के यहीं पे 2 फॉस्फेट दिखा दे रहे हैं कि मतलब 2 फॉस्फोरिक एसिड है। जब 2 फॉस्फोरिक एसिड हम और ऐड कर दें तो अब एक फॉस्फोरिक एसिड और दूसरे फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना, इसको हम कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये 2 जो बॉन्ड बने हैं ना, ये जो 2 बॉन्ड बने हैं, ये कहलाता है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अब आप हमें बताओ, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ये हमें न्यूक्लियोटाइड के अंदर ही देखने को मिलेगा। एंड दिस इज वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड, वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड। इस बॉन्ड में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और इसी के टूटने से एनर्जी मिलती है। मतलब ये बॉन्ड टूट सकता है, ये बॉन्ड टूट सकता है, तब इससे क्या, जैसे एटीपी है तो एटीपी में आप क्या करते हैं, एक फॉस्फेट ये वाला एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे टर्मिनल वाला, तो एडीपी में कन्वर्ट हो गया। फिर एडीपी का ये वाला एक बॉन्ड तोड़ देंगे तो ये एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एएमपी को नहीं तोड़ा जा सकता, इस बॉन्ड को नहीं तोड़ते, है ना। तो ये आप समझना, वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो ये एक मैक्सिमम आप कह सकते हैं ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। आप बताओ किसी को न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सभी को समझ आ गया क्या? एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सभी को समझ आ गया? क्या क्या बताया हमने आपको? ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, ये है शुगर, ये है बेस। शुगर और बेस के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर और पहले फॉस्फोरिक एसिड के बीच में फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और शुगर ये जो पहला, ये इसको हम अल्फा फॉस्फोरिक एसिड, इसको बीटा और इसको गामा कह देते हैं। तो फिर अल्फा बीटा के बीच में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो एनहाइड्राइड। बीटा गामा के बीच में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लियोटाइड का, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां पे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। सभी को आ रहा है समझ में भाई? ठीक है, अब हम लोग यहां पे इसको नोट करते, और ये भी याद रखना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्यूरिन है तो फर्स्ट कार्बन एंड 9th नाइट्रोजन, पिरिमिडीन है तो फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ पिरिमिडीन। ठीक है, अब आइए देखिए, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, चलो या हम ऐसे भी छोड़ देते, ये बात सभी को समझ आ गई है। अब एक अगला बॉन्ड हम आपको बताने जा रहे हैं, दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अभी तक हमने क्या देखा था, पीडी बॉन्ड इसको हम कह देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने बॉन्ड देखा क्या, हमने देखा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखा, हमने फॉस्फो एस्टर बॉन्ड देखा, ठीक
ठीक है, हमने फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड देखा। बताओ इतने बॉन्ड देखे, अब हम देखेंगे फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड क्या है। फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड क्या है? फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड क्या है? सारे बॉन्ड अभी क्विक रिवाइज कराते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सारे बॉन्ड अभी रिवाइज कराते हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। अब आइए देखिए, प्लीज बी अटेंटिव। अब यहां पे देखना, अब एक्चुअली में होता क्या है आपको पता है, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, अभी हमने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है। तो एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे जुड़ता चला जाए तो ये क्या बनेगा, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड बनेगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, है ना। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इन दोनों के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, यही फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कैसे बनता है इसको भी हम लोग समझते हैं, कैसे बनता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे सपोज करो कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है, हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये था हमारा, मान लो ये शुगर है, ठीक है, ये शुगर है। शुगर का ये वाला बॉन्ड यहाँ पे हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिख दे रहे हैं, है ना, या यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं शुगर नाइट्रोजनस बेस, पहले कार्बन से, ये पहला कार्बन है, यहाँ पे जो बॉन्ड ये बना है ये क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ओके। और यहाँ मान लो OH है, यहाँ मान लो OH है ना, है, मान लो क्या है, और यहाँ पे क्या है, CH2 फॉस्फेट ऐसे है, ठीक है ना। फॉस्फेट एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। और ये कौन सा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, तीसरा कार्बन, ये दूसरा, ये चौथा और ये पहला। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब एक न्यूक्लियोटाइड प्लस दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके कांटेक्ट में आए तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। देखना जरा, अगला न्यूक्लियोटाइड के बीच में कैसे बॉन्डिंग होगी, ये OH, ये OH, ये CH2P लिख दे रहे हैं। आप चाहे तो एक P लिखें या तीन P लिखें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा है, यहाँ पे जो बॉन्ड है नाइट्रोजनस बेस के साथ, वो कौन सा बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। अब देखिए ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, पहला न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, ये इसका पांचवा कार्बन है, ये इसका तीसरा कार्बन है, ठीक है, ये इसका पांचवा कार्बन और ये इसका तीसरा कार्बन। अब होगा क्या, प्लीज बी अटेंटिव, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। एक्चुअली में ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो थर्ड कार्बन है, इस पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, मेरी बात को ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये यहां से बॉन्डिंग करेगा इस अगले न्यूक्लियोटाइड के 5th प्राइम फॉस्फोरिक एसिड से, किससे, पांचवें कार्बन से। और पांचवें कार्बन पे क्या है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है या फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो पहले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो बॉन्डिंग होगा, इसको, अब यही जो बॉन्ड है, अब मेरी बात को ध्यान समझना, प्लीज बी अटेंटिव। पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड, तो हम लिखेंगे थर्ड प्राइम कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, है ना, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, एंड 5th प्राइम कार्बन ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये कौन सा बॉन्ड है, यही बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आप कहेंगे भाई फॉस्फोडाइएस्टर इसको क्यों कहा, इसको फॉस्फोडाइएस्टर क्यों कहा, तो अब याद रखना, ये जो फॉस्फोरस है, ये जो फॉस्फेट है, ये ऑलरेडी इसके साथ एक एस्टर बॉन्ड बनाया हुआ है, एक एस्टर बॉन्ड यहां है और एक एस्टर बॉन्ड यहां से बन जाएगा। तो दो एस्टर बॉन्ड इस फॉस्फोरस के साथ, दो एस्टर बॉन्ड, एक यहां पे है और एक यहां है। तो आप कहेंगे ये कैसा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके बीच बना, पहले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन के बीच, या पहले शुगर के थर्ड कार्बन के बीच, और नेक्स्ट जो उसके आप कह सकते हैं कि जो अगला न्यूक्लियोटाइड है उसके 5th कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है, वो 5th कार्बन के फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो बॉन्ड बना है वो क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो जगह एस्टर बॉन्ड बना है, एक यहां से एस्टर बॉन्ड बना, एक यहां से एस्टर बॉन्ड बना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाई
क्या कहते हैं? फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। किसी को कोई समस्या है यहां तक? नहीं ना? जल्दी से। फॉस्फोडाई एस्टर क्यों कहा मैम? फॉस्फोडाई एस्टर इसलिए कहा क्योंकि ये फर्स्ट न्यूक्लियो एक ये दो जगह जो है ना क्या बना रहा है? एस्टर बॉन्ड बना रहा है। ठीक, दो जगह एस्टर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? मैम प्लीज क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन का नेम बताइए। बताया तो था एलेनिन टीआरएनए, हरगोविंद खुराना ने बनाया था। जो पहला आर्टिफिशियल जीन था वो अलेनिन ईस्ट अलेनिन टीआरएनए था, हरगोविंद खुराना ने बनाया था। लिखाया भी, हम आगे आपको पढ़ाएंगे भी। क्लियर है? ठीक, ओके। अब बताइए, आपको फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड समझ आ गया? सभी को समझ आ गया क्या? ओके तो अब आप हमें बताओ, एक बात बताओ, अगर मान लो हमें एक डीएनए या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना है। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में दो स्ट्रैंड होता है, एक ये एक ये। आपने कभी सोचा है एक स्ट्रैंड पे लिखा रहता है 5 प्राइम फॉस्फेट, एक पे लिखा रहता है 3 प्राइम ओएच, एक पे लिखा रहता है 3 प्राइम ओएच और दूसरे पे लिखा रहता है 5 प्राइम फॉस्फेट। मतलब कहते हैं कि एक 5 to 3 है और दूसरा 3 to 5 है, दूसरा क्या है 3 to 5 है, ऐसे लिखा रहता है। तो भाई डीएनए डबल स्ट्रैंड है, इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें इस तरीके से यहां से बना सिंथेसिस इधर से हुई है। ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें सिंथेसिस इधर से हुई है। तो आप एक बात बताओ, जब हम यही न्यूक्लियोटाइड 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 जोड़ते जाएंगे, जब हम न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? बॉन्ड क्या बन रहा है? एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 प्राइम कार्बन तो फ्री है ना, 5 प्राइम पे फॉस्फेट फ्री है, तो पहले पे 5 प्राइम फ्री है, इसलिए इसको हम पहले वाले को लिख देते हैं 5 प्राइम। लेकिन जो लास्ट वाला है, अच्छा देखो, अब जो अगला है उसका 3 प्राइम OH पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड में, इसका भी 3 प्राइम OH पार्टिसिपेट करेगा, इसका भी 3 प्राइम OH पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जो आखिरी बचा है उसका 3 प्राइम OH तो फ्री रहेगा कि नहीं? बताओ, उसका 3 प्राइम OH कहीं बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फ्री रहेगा, तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH। बाकी बीच में क्या बना? इसके 3 प्राइम OH इसके 5 प्राइम के साथ, इसके 3 प्राइम और इसके 5 प्राइम, इसके 3 प्राइम इसके 5 प्राइम, ऐसे बनता हुआ चला गया। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हाँ बिल्कुल, निधि गहलोत बता रही प्यूरिन के स्मॉल रिंग जिसको हम इमिडाजोल रिंग कहते हैं उसी के साथ बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 9th नाइट्रोजन उसी में होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, हम उतना डिटेल नहीं बताए लेकिन आपको बता दें कि देखो, अरे हम आपको बता दें कि निधि जो पूछ रही है उसका आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट 1 मिनट, कुछ दिक्कत चल रहा है। 1 मिनट। ये जो प्यूरिन है ना, ये जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन होता है, प्यूरिन में दो रिंग है, एक डाइजीन रिंग कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं? डाइजीन रिंग कह देते हैं, जो 6 मेंबर्ड होती है। और जो दूसरी रिंग है इसको हम इमिडाजोल रिंग कह देते हैं, इमिडाजोल रिंग कह देते हैं। और इमिडाजोल रिंग में ही यहाँ 9th नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो यही इमिडाजोल रिंग का 9th, इसी का स्मॉल रिंग जो है इसी के साथ बॉन्डिंग होती है। ठीक, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्यूरिन के जो स्मॉल वाला रिंग है उसके साथ बॉन्डिंग होता है, उसको इमिडाजोल रिंग के नाम से जानते हैं। ओके डन। अब बताइए, आपको कोई कंफ्यूजन है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे भाई बेंजीन कह दो, डाइजीन कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों इतना परेशान हो रहे सुधा सिंह, है ना?
केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी ना। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड सभी को समझ आ गया, वेरी गुड। अब आप हमें बताओ कि इसको फास्फोडाइएस्टर क्यों कहा, सभी को समझ आ गया, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां से एक एस्टर बॉन्ड और यहां से एक एस्टर बॉन्ड, इसलिए ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड इन न्यूक्लिक एसिड। इसको हम समराइज करें, टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कितने तरीके के बॉन्ड? तो अगर हम आपको कहें कि बॉन्ड हमने क्या देखा, हमने अगर बस इन न्यूक्लियोसाइड की बात कर दें, इन न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, कौन सा बॉन्ड है? इन न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से बॉन्ड हमें देखने को मिल सकते हैं? और इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से बॉन्ड हमें देखने को मिल सकते हैं? हाँ, अरे उसको कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अब हम अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो यहां पे क्या है? नाइट्रोजिनस बेस। आप ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा बॉन्ड है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको पूरा लिख दे रहे हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में है? तो आप कहेंगे ये है नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर के बीच में, है ना। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में है, ठीक। अगला बॉन्ड कहां पे है? अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में अब हमें दो तरीके के बॉन्ड देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बॉन्ड? एक तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी देखने मिलेगा, है ना। अब ये न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी होगा, तो ये होगा नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर के बीच में, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। और एक टाइप का बॉन्ड क्या होगा? एक टाइप का बॉन्ड होगा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड देखा हमने, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बताइए कहाँ देखने को मिला हमें? तो हम कहेंगे कि यहाँ पे देखने को मिला हमें, दैट इज 5th कार्बन ऑफ शुगर प्लस अल्फा फॉस्फोरिक एसिड। 5th कार्बन ऑफ शुगर प्लस अल्फा फॉस्फोरिक एसिड, समझ आ रहा है सभी को, है ना। और बॉन्ड क्या देखने को मिला हमें? और हमें फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड देखने को मिलता है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड देखने को मिलता है। तो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे ये बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा बीटा अल्फा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, प्लस बीटा फॉस्फोरिक एसिड के बीच में, एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड प्लस बीटा फॉस्फोरिक एसिड के बीच में एंड गामा फॉस्फोरिक एसिड के बीच में। ये हमें दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड देखने को मिल सकते हैं, किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। किसी को कोई समस्या है? समीक्षा द्विवेदी, क्या पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है आपको? अब हम पूरा अगर बनाएंगे, पूरा का पूरा बनाएंगे, आपको फॉस्फोरिक एसिड और वो सारी चीज, तो उसमें एस्टर बॉन्ड नहीं आ जाएगा। एकदम से आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है तो बताओ, फिर बनाए एक तरफ से, ठीक, क्लियर। अब आप एक बात देखिए, अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच में बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तो यहां पे हमें कैसा बॉन्ड देखने को मिलता है? ये हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। फॉस्फो यहां लिख दे रहे हैं, कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या क्या है? तो आप कहेंगे ये कहां होगा? बिटवीन थर्ड कार्बन ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड 5th कार्बन ऑफ सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, 5th कार्बन ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। बताइए, डन है सभी को? सारा का सारा बॉन्ड डन है।
वेरी गुड। तो सारे बॉन्ड आपको समझ आ गए होंगे कि कितने तरीके के बॉन्ड हमें न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखने मिलते हैं। आप हमें बताओ, अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, अब आप ये एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड में टाइप ऑफ बॉन्ड अगर आपसे पूछे तो कौन कौन सा बॉन्ड देखने मिलेगा? आप कहोगे एकदम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिल्कुल सही, समझा सकते हो इसको आप कहोगे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, है ना, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ये भी समझा सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आप क्या कहोगे? आप कहोगे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, है ना, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये भी आप बता सकते हो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहाँ है। और उसके बाद आप कहोगे दैट इज फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। और तो भाई आप और बताओ, और कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है? और बताओ कौन सा बॉन्ड है न्यूक्लिक एसिड में? और कौन सा बॉन्ड है न्यूक्लिक एसिड में? और कोई बॉन्ड है कि नहीं? संजना सिंह कह रही है टोटल 4 बॉन्ड। गलत है ये आंसर। 4 टाइप के बॉन्ड आप कह सकते हो, 4 बॉन्ड नहीं कह सकते हो, लेकिन ये भी गलत है ना। इसके नंबर फॉस्फो एनहाइड्राइड तो 2 हो सकता है, ये तो 1 है, ये 1 है, ये 1 है। न्यूक्लिक एसिड में और कोई बॉन्ड है क्या? वेरी गुड रुचि सिंह, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां जाएगा भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो होगा। यस, वेरी गुड। और हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा स्टैकिंग फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड जिसको आयनिक बॉन्ड कहते हो। बताओ ये सब नहीं है क्या न्यूक्लिक एसिड में? ये भी है, लेकिन एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में नहीं है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड तो तभी हो सकता है जब एक से ज्यादा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो। तो आरएनए में, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड कहां देखने को मिलेगा? वेरी गुड। तो ये तो हमने आपको बॉन्ड बताया, बाकी आप श्योर हो कि चलो हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अभी भूल सकते हो क्या इसे? ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाइए, अब चलिए ठीक है, मान लो हम आपको और जो एडिशनल बॉन्ड्स हैं, और जो एडिशनल बॉन्ड हैं, एडिशनल बॉन्ड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो बता ही देते हैं आपको। न्यूक्लिक एसिड, है ना, क्या है भाई? देखो, एक तो आप कहोगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है? तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ है? याद रखना, ये है एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितना है? दैट इज 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कितना है? 3 हाइड्रोजन। एक नोट करके जरूर लिख लेना, नोट करके लिख लेना, डायमीटर या लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 3 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3 एंगस्ट्रॉम। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ कितनी होती है? 3 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक। दूसरा बॉन्ड है जो स्पेशल टाइप का बॉन्ड आपको बता रहे हैं, दैट इज स्टैकिंग इंटरैक्शन। स्टैकिंग इंटरैक्शन, ये पता है आपको? यकीन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आपसे CSIR में पूछा जाता है। स्टैकिंग इंटरैक्शन, स्टैकिंग इंटरैक्शन क्या है? बिटवीन, ये कहां है?
जो अब जैसे ये है एक, यहाँ एडेनिन है, ये एडेनिन है, तो ये थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। ये ग्वानिन है, तो ये साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये 2 एडजेसेंट आप कह सकते हो कि जो 2 पैरेलल आप कह सकते हो, एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड है उसके बीच में बनेगा। स्टैकिंग इंटरेक्शन कहाँ होता है? बिटवीन बेसिस। ये भी कहाँ होता है? बिटवीन एडजेसेंट बेसिस, एडजेसेंट बेस। ठीक है, एडजेसेंट बेस क्या है? तो आप देखना, जैसे हमारा एक स्ट्रैंड ये है ना, ऐसे कहते हैं ये स्ट्रैंड हमारा है, तो यहां मान लो कि ये एक एडेनिन है, ठीक है, ये एडेनिन है, सपोज करो कि ये एडेनिन है, और यहाँ पे क्या है, ये जो है इसके नीचे कुछ भी हो, ग्वानिन हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एडेनिन केवल थाइमिन के साथ करेगा या ग्वानिन केवल साइटोसिन। यहाँ एडेनिन है, इसके नीचे सपोज करो कि ग्वानिन है, ठीक है, इसके नीचे सपोज करो कि ग्वानिन है, तो इन दोनों के बीच में जो बेस स्टैकिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, ये भी डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, या न्यूक्लिक एसिड। इसके नीचे जो भी बेस होगा, वॉट एवर, कुछ भी हो, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, इनके दोनों के बीच में जो स्टैकिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, इसको स्टैकिंग इंटरेक्शन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? स्टैकिंग इंटरेक्शन के नाम से। ठीक है, तो स्टैकिंग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मेनली 2 तरीके के होते हैं। एक ये है, एक जिसको हम कहते हैं दैट इज वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, और एक होता है हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग, और एक और तरीके का बॉन्ड आप देख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। ये बहुत वीक इंटरेक्शन होता है, वीक इंटरेक्शन। ठीक, तो ये सारे बॉन्ड हैं न्यूक्लिक एसिड के। हाँ, डाइपोल मोमेंट भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बताओ, अब आपको कभी कोई कंफ्यूजन होगा क्या? अब आपको कभी कोई कंफ्यूजन होगा क्या? ये सारे बॉन्ड में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक, अगर आपने इसको सही से पढ़ा तो। ओके, चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं। तो ये सारे बॉन्ड थे न्यूक्लिक एसिड के सारे बॉन्ड थे, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आपको देख लेते हैं, क्या बताना था आपको। सम मॉडिफाइड फॉर्म of nitrogenous bases and nucleosides। ठीक, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, थोड़ा सा देख लें इसको, कोई दिक्कत नहीं, और आपको बताएंगे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। क्या, जैसे अगर हम आपको बताएं कि जो एडेनिन भाई साहब है, ठीक है, एडेनिन, ओके, एडेनिन का अगर हम डीएमिनेशन कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है हाइपोजेंथीन में। किसमें? हाइपोजेंथीन में। ठीक, तो ये भी एडेनिन, हाइपोजेंथीन क्या है? एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये एक्चुअली म्यूटेशन के केस में हम आपको पढ़ा चुके हैं। म्यूटेशन पढ़ाया था, अब याद आ रहा है? म्यूटेशन पढ़ाया था तो याद आ रहा है, हमने डीएमिनेटिंग एजेंट के बारे में बताया था। डीएमिनेटिंग एजेंट एक नाइट्रस एसिड बताया था, याद आ रहा है सभी को? डीएमिनेटिंग एजेंट, जब हमने आपको बेस एनालॉग, बेस मॉडिफायर, इंटरकैलेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ा रहे थे, सब पढ़ चुके हो ना आप, ठीक है। बेस मॉडिफायर, बेस एनालॉग, ये दोनों पॉइंट म्यूटेशन कॉज करते हैं, और इंटरकैलेटिंग एजेंट जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करता है। अच्छा, ठीक है, और अगर यहीं पे हमने क्या कह दिया था, यहीं पे हमने कहा था जो ग्वानिन है
ग्वानिन का हम फर्दर डीएमिनेशन करा दें तो ग्वानिन का डीएमिनेशन से ज़ैंथीन बनता है, वेरी गुड। ग्वानिन के डीएमिनेशन से क्या बनता है? ज़ैंथीन बनता है। ये भी बात सभी को पता है। अच्छा चलो ठीक है, इसका हम और फर्दर डीएमिनेशन करा दें, एडेनिन का ही, तो ये यूरिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? यूरिक एसिड। वेरी वेरी आईएमपी। ये भी सवाल आपके केवीएस में आया था, यूरिक एसिड हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तो ये सवाल आपके केवीएस में पूछा गया था, आप देख लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। यूरिक एसिड, ठीक। अच्छा चलो ठीक है, और एक चीज बता दें आपको कि ये जो हाइपोजेंथिन है ना, अब इतना बात तो आपको पता है कि नॉर्मल केस में जो एडेनिन है, अगर ये शुगर से बाइंडिंग करेगा तब तो ये एडिनोसिन बनता है, लेकिन बट अगर ये हाइपोजेंथिन जो है ना, ये शुगर से बाइंड कर ले, अगर हाइपोजेंथिन शुगर से बाइंड कर दे तो ये बन जाता है इनोसिन। क्या बन जाता है? आइनोसिन। वेरी वेरी आईएम। बताओ यहां तक बात समझ? आइनोसिन आपको आएगा ना, एक जब ये हम लोग टीआरएनए पढ़ते हैं तो वहां पे आई बेस पेयर रहता है, तो हम कहते हैं आई क्या है ना। टीआरएनए पढ़ते हो तो उसमें आई आता है, अनयूजुअल बेस में टीआरएनए का जब हम ये मॉडल बनाते हैं, आपने देखा होगा, ये जब हम क्लोवर लीफ मॉडल बनाते हैं तो यहाँ पे ये वाला शॉर्ट आर्म, ये टी साई सी स्यूडो यूरिडीन है, ये है ना, स्यूडो यूरिडीन। और ये DHU लूप है, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, ये यूरिडीन के मॉडिफाइड फॉर्म है। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एंटीकोडॉन लूप जो होता है, इसमें एक बेस पेयर, एक 3 और एक बेस पेयर आई रहता है। ये आई क्या है? आपको समझ आया आई क्या है? इनोसिन है। आई क्या है? इनोसिन। तो आपको समझ आ गया इनोसिन कैसे बना हुआ है। वेरी गुड, डन, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं एक अच्छी बात। सिंथेटिक फॉर्म, सम सिंथेटिक। और ये मत सोचना कि मैम बहुत हाई लेवल का पढ़ा रही हैं, कभी नहीं सोचना। केवीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अभी आपको बताएंगे कि आपसे ये असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन तो अलग से होगी नहीं ना, ठीक है। तो अभी आपको बता रहे हैं सम सिंथेटिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, सम सिंथेटिक फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें देखिए हम दो बताएंगे आपको, एक हम आपको बताएंगे, दैट इज, आपने कभी नाम सुना है AZT, DDI और एल्लोप्यूरिनॉल, ठीक है। ये सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्यूरिन है, सिंथेटिक जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्यूरिन है, ये प्यूरिन का सिंथेटिक फॉर्म है। AZT नाम सुना है, DDI नाम सुना है? कोई बताए इसका यूज कहां होता है जल्दी से? अरे भाई सीधी सी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग अगर यहाँ पे वापस से इंटरमीडिएट का ही तक पढ़े तो क्या मतलब है? बस आप चाहो या कोई भी ऐसा स्टूडेंट चाहे कि इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना है या डिटेल नहीं पढ़ना है, हम तो हमेशा ऐसे ही पढ़ाते हैं। हम लोग अगर यूजी पास हैं, है ना, पीजी कर चुके हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो हमारा फर्ज नहीं है ये सब बात जानने का?
वापस से हम क्या करें कि आपको बस जो इंटरमीडिएट का उसको बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, बोलते हैं इतना हाई लेवल का क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ हाई लेवल का नहीं है, ये क्वेश्चन सब सर के ऊपर से उड़ जाएगा अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया तो। बताओ, आप हमें बताओ, AZT सुना है, इसका नाम क्या है? एजिडोथाइमिडीन। तो ये थाइमिडीन या थाइमिडीन जो है उसका मॉडिफाइड या सिंथेटिक फॉर्म है। ये किसका सिंथेटिक फॉर्म है? तो सिंथेटिक फॉर्म ऑफ थाइमीन, थाइमीन का है। DDI क्या होता है? डीऑक्सी डाइडिऑक्सी इनोसिटॉल, है ना, डीऑक्सी इनोसिटॉल, इनोसिटॉल है ना, यही है डाइडिऑक्सी आइनोसिन या इनोसिन, आइनोसिन। ये आइनोसिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, या आप कह सकते हैं आइनोसिन किसका मॉडिफाइड फॉर्म है? तो आइनोसिन देख लो, आइनोसिन किसका मॉडिफाइड है? एक तरीके से एडेनिन से ही बना हुआ है, तो ये एडेनिन का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये किसका है? या सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एडेनिन। ये दोनों क्या हैं? इनहिबिटर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये दोनों किसके इनहिबिटर हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। तो ये क्या करते हैं? प्रिवेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रिवेंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और भैया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट कर रहा है तो किसमें? ऐसे वायरसेस जहां पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे HIV वायरस, है ना, फॉर एग्जाम्पल HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और HIV के केस में ही तो ये दवाई दी जाती है ना, AZT। और DDI। हमने आपको HIV पढ़ाते टाइम ये भी बताया था कि देखो ये 2 ड्रग है, हालांकि HIV को पूरी तरह से क्योर तो नहीं किया जा सकता, बट सम मेडिकेशन तो होता है। तो मेडिकेशन आपको क्या दिया जाता है? AZT और DDI दिया जाता है। वो करता क्या है? वो इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रोकता है। मतलब HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वो फिर वायरस मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, वेरी गुड। अब हम एल्लोप्यूरिनॉल देखते हैं। ये भी प्यूरिन का सिंथेटिक फॉर्म है। ये क्या करता है? ये करता है ट्रीटमेंट, इसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। अच्छा, अब एक बात बताओ, गाउट का ट्रीटमेंट जो गाउट है, गाउट में क्या होता है? ये बात तो सभी को पता है, ये ज्वाइंट का डिसऑर्डर है। गाउट में क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट्स। एक सेकेंड, यहां पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आपको करना है, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन यहां करना है। हाँ, ये यहां इसका इसका फर्दर डिएमिनेशन करेंगे तो ये बनता है यूरिक एसिड। तो इसीलिए कहते हैं प्यूरिन, इसका जैंथीन से बनता है यूरिक एसिड। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान समझना, जैंथीन से जब यूरिक एसिड बनता है ना, तो यहां पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है जैंथीन ऑक्सीडेज। ये एंजाइम जैंथीन को यूरिक एसिड में चेंज करता है, ठीक है। मेरी बात को प्लीज अच्छे से समझना। अब देखो, नॉर्मल ये जो एल्लोप्यूरिनॉल है, एल्लोप्यूरिनॉल इज द इनहिबिटर ऑफ जैंथीन ऑक्सीडेज। ये जैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है। ये जैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है। तो अब क्योंकि आपको पता है कि जैंथीन जो है, जैंथीन से यूरिक एसिड बन रहा है ना, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? जैंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में।
और यूरिक एसिड जब ज्यादा बनने लग जाता है तो ये जाके इसमें ज्वाइंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो एल्लोपिरोनॉल ड्रग जो है ये एक तरीके की ड्रग है, सिंथेटिक ड्रग है। ये जेंथिन ऑक्सीडेज का ही इनहिबिटर है, जिससे यूरिक एसिड का बनना कम हो जाता है और इसको गाउट में यूज किया जाता है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? यहां तक किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई? एकदम हमने कहा ना जिसको बोलते कुंडली खंगालना, वो हम लोग करेंगे। और ये हमने अभी भी उड़ जा रहा है। किसको उड़ जा रहा है भाई? है ना, पढ़ाना तो इससे भी डिटेल पढ़ाया जा सकता है। अभी कहो तो हम इसी पे इसका पूरा पाथवे पढ़ा दे, यूरिक एसिड बायोसिंथेसिस पढ़ा दे आपको, है ना। तो लेकिन हमें जितना हमें लगता है कि आपके जो जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो निकल जाएं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो निकल जाएं, है ना, इसमें कोई दिक्कत ना हो। हाँ, मतलब नॉलेज रखिए तो ऐसी रखिए कि मतलब फिर आपको लगे कि हाँ हमने कुछ हासिल किया है, ठीक है, हमने थोड़ी डेप्थ में पढ़ी है, हमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो अब आपको कुछ रीजन तो समझ आ रहा होगा ना। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। हाँ, अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या, कैसे कैसे बनता है ये न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो देखना जरा ध्यान से समझना। पहला ये हमारे पास क्या है, एडेनिन। सपोज करो दिस इज द एडेनिन। अब एडेनिन तो हमारे पास डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। तो जब ये न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड बनाएगा तो ये पेंटोज शुगर से भी रिएक्ट कर सकता है, और मतलब आप राइबोज शुगर से भी और डिऑक्सी राइबोज शुगर से भी रिएक्ट कर सकता है ना। तो अब देखो एडेनिन अगर राइबोज शुगर से, किससे, राइबोज शुगर से रिएक्ट करा मतलब आरएनए में जाएगा, और डीऑक्सी राइबोज से, तो ये क्या बनाएगा बताओ आप हमें, ये बनाएगा एडिनोसिन। क्या बनाएगा, एडिनोसिन। आप अपने दिमाग में इमेजिन करना कि राइबोज शुगर है उससे एडेनिन जुड़ा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, डीऑक्सी राइबोज शुगर है उससे एडेनिन जुड़ा तो ये डीऑक्सी एडिनोसिन बना, डीऑक्सी एडिनोसिन बना, है ना, डीऑक्सी एडिनोसिन बना। ठीक, ये दोनों क्या है, एडिनोसिन भी एक न्यूक्लियोसाइड है और ये भी एक न्यूक्लियोसाइड है, अभी टाइड नहीं है। अब आप हमें बताओ कि जो एडिनोसिन है ये वापस से 3 फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्ट कर सकता है, 1 2 से किया 3, तो ये क्या बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों ही क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, या इन्हीं तीनों को हम कह सकते हैं एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड मतलब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा तो ये एसिड बन गया एडिनाइलिक एसिड, और ये एडिनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड, है ना भाई। एडिनाइलिक एसिड क्या है, तो एडिनोसिन में बस एडेनिन शुगर रहा, और एडिनाइलिक एसिड में क्या रहा, इसमें फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ग्वानिन की बात करें, ठीक है, तो ग्वानिन है, ग्वानिन की बात करें तो आप बताओ हमें कि जो ग्वानिन है, ठीक है, ग्वानिन है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि देखो ये जो ग्वानिन है, ठीक है, ये भी हमारे डीएनए में है, आरएनए में है, ये भी डीएनए आरएनए में। चलो
अगर ये आरएनए में जाएगा तो राइबोज से, और डीएनए में जाएगा तो डीऑक्सीराइबोज से, डीऑक्सीराइबोज। और ये क्या है भाई, ये पेंटोज शुगर है, ये भी पेंटोज शुगर है। अंतर है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ग्वानोसिन। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डिऑक्सीग्वानोसिन, डिऑक्सीग्वानोसिन। अब ये वापस से 3 फॉस्फेट से, ये भी 1 2 फॉस्फोरस 3 फॉस्फेट, क्या है भाई, जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी। और ये अगर, अच्छा इसको तो हमने छोड़ दिया था, एक मिनट इसको कर लेते पहले थोड़ा सा, क्योंकि आपके सारे कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, है ना, आपके सारे कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। इसको देखना, अगर ये भी 3 फॉस्फेट से 1 फॉस्फोरस 2 फॉस्फोरस 3, तो यहाँ डिऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी ये डिनोट करता है कि ये किसमें है, डीएनए में पाया जा रहा है, ठीक है। और ये तीनों मिलके डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड कहलाएंगे, और ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। डी डिनोट कर रहा है कि ये डीएनए में है, मतलब डीऑक्सी है तो मतलब ये डीएनए में, ठीक, डन सभी को। इसी तरीके से आपको ये पता है कि ग्वानिन के भी 3 फॉर्म बन जाएंगे, जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी। यहां डिऑक्सी जीएमपी, डिऑक्सी जीडीपी, डिऑक्सी जीटीपी। ये क्या बन गया, ये बन गया ग्वानाइलिक एसिड। तो ग्वानाइलिक एसिड क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है। और ये डिऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड बन गया, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड बन गया, और ये क्या है, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ठीक। इसी तरीके से तीसरा केस अगर हम देखें, तीसरा केस हम क्या देखेंगे, तीसरा केस हमारा ये है, ठीक है, एडेनिन ग्वानिन, साइटोसिन की बात करते हैं, साइटोसिन की बात करते हैं। तो साइटोसिन भी हमारा डीएनए में है और आरएनए में, साइटोसिन भी डीएनए में है, आरएनए में, ये भी राइबोज से, ये डीऑक्सीराइबोज से, अगर डीएनए में जाएगा तो ये क्या बनाया, ये बनाया साइटिडीन। अच्छा साइटिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। और ये बनाया डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, ये भी न्यूक्लियोसाइड है। अब ये 3 फॉस्फेट से, तो सीएमपी, सीडीपी, सीटीपी, और ये क्या, डिऑक्सी सीएमपी, डिऑक्सी सीडीपी, डिऑक्सी सीटीपी, ये साइटिडिलिक एसिड हो गया, और ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, ये डिऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड हो गया, डिऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड हो गया, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड हो गया। बताओ इतना किसी को दिक्कत है, नहीं ना, ओके। अब हमारे पास क्या बचा, थाइमीन और यूरेसिल। थाइमीन हमारा बस डीएनए में है और यूरेसिल हमारा बस आरएनए में है। थाइमीन हमारा बस डीएनए में है और यूरेसिल बस आरएनए में। अभी तक तो ये डीएनए आरएनए, ये 3 ऐसे थे जो डीएनए आरएनए दोनों में थे, है ना। बाकी अब हम देखेंगे कि थाइमीन जो चौथा हमारा है, दैट इज थाइमीन ओनली डीएनए, ओनली इन डीएनए। तो भैया अगर ये बस डीएनए में है तो राइबोज से क्यों ही रिएक्ट करेगा, राइबोज से तो तभी रिएक्ट करेगा जब वो आरएनए में होगा। तो ये बस जाएगा किससे रिएक्ट करेगा, ये बस रिएक्ट करेगा डीऑक्सीराइबोज से, जो शुगर होगा डीऑक्सीराइबोज, ये शुगर, तो क्या बनाएगा, डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन, है ना, डीऑक्सीथाइमिडीन, मतलब ये न्यूक्लियोसाइड हो गया।
अब ये फॉस्फेट से रिएक्ट कर सकता है, 2 फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस, तो ये होगा डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। ये तीनों क्या है? डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड, और ये हैं न्यूक्लियोटाइड्स या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक, और वापस से एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, दैट इज यूरेसिल। तो यूरेसिल हमारा ओनली इन आरएनए होता है, ओनली इन आरएनए। तो हम डीऑक्सीराइबोज से तो नहीं रिएक्ट कराएंगे, केवल राइबोज शुगर होगा यहाँ, तो केवल राइबोज होगा, तो राइबोज शुगर है ये, तो क्या बन गया? यूरिडीन बन गया, यूरिडीन बन गया। और अगर हम यूरिडीन की बात करें तो ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, और ये 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट 3 फॉस्फेट कम से कम हो सकता है, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, और ये तीनों क्या हैं? यूरिडाइलिक एसिड। और यूरिडाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। तो एक बात हमें यहां से क्लियर हो गई, फॉर न्यूक्लियोसाइड एक बात हमें यहां से कंक्लूजन में ये निकला, कंक्लूजन लिखना, कंक्लूजन में क्या लिखना है? फॉर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, फॉर प्यूरिन्स एंड फॉर पिरिमिडीन्स, अगर वो प्यूरिन्स है तो प्यूरिन्स के लिए सफिक्स सीन आएगा। क्या आएगा? सीन आएगा। और पिरिमिडिन्स, प्यूरिन्स में क्या आता है? प्यूरिन्स में आता है आपका एडेनिन एंड ग्वानिन। और पिरिमिडीन के लिए सफिक्स क्या है? पिरिमिडीन में क्या है? पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। इसके लिए सफिक्स क्या आएगा? सफिक्स आएगा INE या डीन आएगा। ठीक, बताओ। फॉर न्यूक्लियो, अभी समझा रहे हैं, और फॉर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फॉर न्यूक्लियोटाइड जो सफिक्स आएगा सबके लिए LIC आएगा, LIC आएगा। ये सभी को समझ आ रहा है क्या? सभी को ये बात समझ आई क्या? देखो, अब यहां पे आना, हमने क्या लिखा है? ये हमारा प्यूरिन है, एडेनिन और ग्वानिन। तो न्यूक्लियोसाइड के लिए लास्ट में सीन, सफिक्स का मतलब बाद में, प्रीफिक्स का मतलब पहले, है ना? तो अगर सीन और सीन और सीन और सीन आ रहा है मतलब वो न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन प्यूरिन का न्यूक्लियोसाइड है। और पिरिमिडीन की बात कर रहे हैं तो देखो, डीन है ना, यहां पे भी थाइमिडीन, यूरिडीन, डाइन आ रहा है। इतनी बात सभी को समझ आ रही है? तो न्यूक्लियोसाइड के लिए, पिरिमिडीन के लिए सफिक्स डीन आ रहा है मतलब वो पिरिमिडीन का न्यूक्लियोसाइड है, और अगर सफिक्स सीन आ रहा है मतलब वो प्यूरिन का न्यूक्लियोसाइड है। इतनी बात सभी को समझ आ रही? न्यूक्लियोटाइड के लिए सबके बाद में ये आ रहा है LIC, ठीक है, यूरिडाइलिक, एडिनाइलिक, YLIC कह सकते, सब में YLIC तो कॉमन ही है, बस LIC सब में LIC है ना? ओके, ओके, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? बताओ। किसी को कोई समस्या यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम?
क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अब हम आपसे ये बताने जा रहे हैं कि जो हमारा मेन एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी क्या है। तो देखिए यहां पे एनर्जी करेंसी की बात करें, एनर्जी करेंसी, तो हमारा मेन एनर्जी करेंसी क्या होता है। अब हम कहें कि भाई हम लोग बार बार कहते हैं एटीपी, एटीपी यूज, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, यही बोलते हैं ना कि एटीपी एनर्जी करेंसी है। लेकिन सबके पास इक्वल क्षमता है सब एनर्जी करेंसी की तरफ, चाहे वो एटीपी हो, चाहे वो जीटीपी हो, चाहे वो सीटीपी हो, चाहे वो यूटीपी हो, सब एनर्जी करेंसी की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेनली, तो एनर्जी करेंसी की बात करें तो मेन मोस्ट ऑफ केस में या मोस्ट कॉमन एटीपी है। मोस्ट कॉमन क्या देखने को मिलता है, एटीपी है मोस्ट कॉमन। लेकिन ट्रांसलेशन में देखेंगे, ट्रांसलेशन एंड क्रेब्स साइकिल में हमें जीटीपी भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो मोस्ट कॉमन है। ट्रांसलेशन और क्रेब्स साइकिल, आप क्रेब्स साइकिल में जीटीपी आपको याद होगा, जीटीपी के का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस, बहुत बार ये सवाल आ सकता है, हल्के में मत लीजिएगा। फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस में सीटीपी, सीटीपी देखा गया है कि जो साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट है वो, और ये सवाल तो एकदम मत भूलना, ये हम असिस्टेंट प्रोफेसर वालों से अभी बोल दे रहे हैं कि ये सवाल तो भूलना मत, है ना, ये मत भूलना। दैट इज ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस, ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस। अगर आपको ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस में देखेंगे तो वहां पे यूटीपी यूज होता है। क्या यूज होता है, यूटीपी। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी। वहां क्या यूज होता है, यूटीपी यूज होता है। वहां क्या यूज होता है, यूटीपी यूज होता है। अब भी कह रहे हैं, इसको एकदम नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है हमने। तो एनर्जी करेंसी आपको सभी को समझ आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक सवाल जो ऑलरेडी आपके उसमें पूछा जा चुका है, हम किसी चीज का पेपर सॉल्व करा रहे थे और मेरे स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं उनको ये बात पता होगी जो हम बोलने जा रहे हैं, कि उस एंजाइम का नाम बताओ जो एटीपी को एएमपी में चेंज करता है। बताइए, ये क्वेश्चन अभी हमने जल्दी सॉल्व कराया था। एटीपी को साइक्लिक एएमपी में चेंज करता है। हाँ, कुछ और भी अदर यूजेस की बात करें, अदर न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करें, तो अदर न्यूक्लियोटाइड्स में आपने देखा होगा कि जो साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी, ये भी न्यूक्लियोटाइड हैं लेकिन साइक्लिक हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर का काम करते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर का भी काम करते हैं। अब हम देखेंगे साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी क्या होता है। साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी क्या होता है, तो एएमपी हमें समझ आ गया है। एएमपी तो हम बना भी लेंगे, है ना। एडेनिन बनाया, राइबो शुगर, उसे एक फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दिया। तो साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी सेकेंड मैसेंजर का काम करता है। अब हम देख लें कि साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी होता क्या है। देखो, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक, इसी पे एक्ट करता है एक एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज, तो बन जाता है साइक्लिक एएमपी। वेरी वेरी आईएमपी। बताओ, ये सवाल हमने अभी बहुत जल्दी सॉल्व कराया था किसी पेपर में, किस एटीपी से साइक्लिक एएमपी बनाने के लिए जो एंजाइम है, इसी तरीके से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट पे साइक्लिक ग्वानाइलेट साइक्लेज एंजाइम, साइक्लिक जीएमपी। कैसे, तो ये करता क्या होगा भाई, एएमपी बनाना है, मेरी बात को ध्यान सुना, एएमपी बनाना है और एटीपी से, तो यहां से रिमूव क्या होगा, गामा बीटा 2 फॉस्फोरिक एसिड, यही रिलीज होगा ना।
भाई 2 फॉस्फोरिक एसिड को यहां से हटाना पड़ेगा, यहां पे भी कौन कौन सा फॉस्फोरिक एसिड हटेगा, गामा बीटा फॉस्फोरिक एसिड, ये निकलेगा तब जाके ये बनेगा, तब जाके बनेगा ना, एडिनाइलेट साइक्लेज, तब जाके बनेगा ये। अब आप सोचो कि जैसे मान लो ये एएमपी है, एटीपी बना रहे हैं आपको, देखो कैसे बनेगा ये, एक बार बता भी दे रहे हैं आपको, है ना, एक बार बता दे रहे हैं। ये हमारा मान लो नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोज शुगर है, ये बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिड बॉन्ड, यहाँ पे 3 फॉस्फोरस है, 1 2 3, ठीक है, ये एटीपी है, ये क्या है भाई, एटीपी है ना, ओके, यहाँ पे 3OH है, 3OH है, यहाँ 5वां कार्बन है। जब कभी एटीपी पे ये एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम एक्ट करता है, तो करता क्या है, कैसे एएमपी, साइक्लिक एएमपी क्यों कहा, साइक्लिक एएमपी क्यों कहा इसको, तो एएमपी बनता है साइक्लिक एएमपी। और ये साइक्लिक एएमपी कैसे बनता है, होता क्या है, ये क्या करता है, इन 2 बॉन्ड को कट कर देता है। इन 2 बॉन्ड को जब रिमूव किया तो फॉस्फोरस एक बॉन्ड यहां से फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, और एक इस 3rd कार्बन से भी बॉन्ड बना लेता है, साइक्लिक बन गया, एक यहां एक यहां। भाई फॉस्फोरस साथ जब ये 2 फॉस्फोट, ये गामा बीटा वाला और ये गामा वाला रिमूव किया, तो अल्फा फॉस्फोरस जो है इसके पास एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो ये इस 3rd कार्बन से भी, तो ये वाला कार्बन, ये वाला फॉस्फोरस जो अल्फा वाला है वो 5वें के साथ फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, इसके साथ भी एस्टर बॉन्ड है, मतलब इसके साथ भी एस्टर बॉन्ड, इसके साथ भी एस्टर बॉन्ड, तो ये बन गया एएमपी, साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी में बताओ आप हमें बॉन्ड कौन सा है, चाहे साइक्लिक एएमपी हो, चाहे साइक्लिक एएमपी हो, चाहे साइक्लिक जीएमपी हो, यहां पे जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड क्या है, बिटवीन 5 प्राइम कार्बन या बिटवीन फॉस्फोरस, ऐसे लिख सकते हैं, 5 प्राइम कार्बन एंड 3 प्राइम कार्बन। अरे वाह, उल्टा कर दिया ये तो, है ना, वही बात हुई, तो ये साइक्लिक एएमपी हो गया, है ना, 5 प्राइम कार्बन एंड ऑफ सेम न्यूक्लियोटाइड, सेम न्यूक्लियोटाइड। अगर आप यही डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच में कहते तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, वो वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है जो 1-2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ये सेम न्यूक्लियोटाइड के 5वें और तीसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये क्या हो गया, हाँ बिल्कुल, जीपीसीआर सिग्नलिंग में होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ओके, जीपीसीआर सिग्नलिंग में देखने मिलता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ओके, डॉक्टर रितु सिंह। हाँ, अब आपको समझ आ गया ये साइक्लिक एएमपी साइक्लिक जीएमपी कैसे बना हुआ है, एडिनाइलेट साइक्लेज और ग्वानाइलेट साइक्लेज। ओके डन। अब बताओ आपको कोई कंफ्यूजन है, इतने देर तक जो हमने इतना ज्ञान दिया आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को, कहीं कोई दूर दूर तक कंफ्यूजन है। हाँ हम मानते हैं कि चीज़ें थोड़ा सा बेसिक टू कॉम्प्लेक्स जा रही हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हमारा मोरल ड्यूटी है, मेरा यहाँ खड़ा होने के नाते और आपका वहाँ बैठ के पढ़ने के नाते, कि हम चीज़ों को बेटर वे में जाने, है ना। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन में चेंज होने का मतलब क्या होता है, हम आपको बस वही चीज़ तो, और हर बार, अच्छा मेरे बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे वो भी होंगे जो प्रीवियस क्लासेस पढ़ चुके होंगे, उनको हर बार जब हम सेम टॉपिक पढ़ाते तो कभी भी हम सेम वे में नहीं पढ़ाते। एक बात हमेशा याद रखना, हम हर बार कुछ ना कुछ अलग पॉइंट्स और अलग तरीके से ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे होंगे जो हमारी प्रीवियस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की क्लास की होंगे या जो प्रीवियस जेनेटिक्स की क्लास की होंगे, उनको कुछ नया तो जरूर मिल रहा होगा, है ना, क्योंकि बस स्टूडेंट ही नया नहीं सीखता है, स्टूडेंट का टीचर भी हर बार नया सीखता है हर बार। अब हम सेम लाइन हमें वो रटी हुई है, बस उसको लिखते चले गए, दिस इज नॉट रिवोल्यूशन, है ना। है ना, ये रिवोल्यूशन नहीं है, हर बार हम पढ़ाएं तो मेरी यही पूरी कोशिश होगी, हो सकता है हम अपने अगले बैच में मॉलिक्यूलर पढ़ाएं तो हम आपको वहां पे अलग चीज और बताएंगे।
है ना। दिनेश कुमार, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप कह रहे हो मैम एमएससी नहीं किया तो थोड़ी प्रॉब्लम। जो लोग एमएससी कर चुके हैं ना, उनको भी ये बातें नहीं पता होती। जब हमने एमएससी किया था ना, तो हमको भी बहुत सारी बातें नहीं पता थी। सच्चाई तो यही है, सच्चाई यही होती है कि एमएससी में अगर चीज़ें सही से पढ़ाई जाएं तो फिर सीएसआई नेट की कोचिंग करने की ज़रूरत क्या होती, या फिर अदर कोचिंग करने की ज़रूरत क्या होती। तो हम लोग को एमएससी बीएससी में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, इतना तो आप जान लो। हर यूनिवर्सिटी की यही हालत है। ठीक है। हाँ, तो अब ऐसा नहीं कि ये सवाल पूछा नहीं जा चुका है, ये सवाल पूछा जा चुका है, ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, जितनी बातें हमने आपको बताई ये सवाल सारे पूछे जाते हैं। तो हाँ, ये बात अलग है कि हमें बस पता हो कि ये एंजाइम काम कर, लेकिन एंजाइम करता क्या, अगर डिटेल में पूछ दिया तो, ये बॉन्ड बनाता कैसे, अगर डिटेल में पूछ दिया तो। मैम सीयूटी पीजी के लिए यूजफुल होगा, बहुत यूजफुल होगा, 100% यूजफुल होगा। लक्ष्मी महतो, बताइए। मैम एमपी प्रीवियस पेपर में था, वही तो हम कह रहे थे गोलू, कि हमने ये पेपर एमपी प्रीवियस पेपर जो हम सॉल्व करा रहे थे उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। चलो ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज, इतनी बातें तो हमें, ये हमारा बेसिक वाला चीज क्लियर हो गया। अब ये बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने डीएनए आरएनए के बारे में समझा, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, है ना, ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, और उसके बाद जब आप कह सकते हो कि न्यूक्लियोसोम क्या है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम क्या है ना। ठीक है, और हाँ, ये कंटेंट कंटेंट तो एकदम निश्चिंत रहो, आप यूपीएससी में लिख के आ जाओगे तो आपको एकदम 100% फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा वादा है। यूपीएससी में भी आप ये कंटेंट जो दिया जाता है आपको, वो 100% ऑथेंटिक होता है। हो सकता है कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो, या कहीं मेरे सेंटेंस मिस्टेक हो, क्योंकि इंग्लिश उतनी अच्छी आती नहीं है, लेकिन कोशिश यही होती है। ठीक है, अब आ जाइए, अगला टॉपिक है चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स रूल, गिवन बाय एरविन चारगाफ। इसको किसने दिया था, एरविन चारगाफ। और जैसे हम आपको ये बता दें, हाँ, हम आपको हर तरीके के डाउट से दूर रखना चाहते हैं। जैसे जब हमने आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाया था, या जब हमने आपको चीज़ें बताई थी, तो हमने कहा था कि जो एक NADH है ना, इसके ऑक्सीडेशन से 3 ATP, ठीक, और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 2 ATP। ये कंफ्यूजन बहुत रहता है। हमने आपको वहीं पे क्लियर करा था, वहीं पे क्लियर करा था कि लेकिन अगर आपको ये आप कहाँ यूज करेंगे, नीट में, ठीक है, TGT PGT LT JIC, ठीक है, LT JIC और असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट, इसमें, है ना। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से हमने 36 या 38 ATP बताया था। लेकिन हमने आपको यही क्लियर किया था कि अगर आपका एग्जामिनेशन CSIR, ठीक है, तो एक NADH2 के ऑक्सीडेशन से 2.5 ATP बताना, और एक FADH2 के ऑक्सीडेशन से 1.5 ATP बताना, और एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 30 या 32 ATP बताना। इसी तरीके से आपको हम बताएंगे, ये बात हमने बताई थी कि नहीं आपको, इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि भाई देखो, जब हम DNA पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है
है कि नहीं, ये बताया था हमने। और पर हेलिक्स जो है 10 बेस पेयर होते हैं। ये आप कहाँ यूज करोगे, ये बातें आप यूज करोगे सेम नीट में, टीएसटी पीएचडी एलटी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में। लेकिन अगर आप जब सीएसआईआर में जाते हो तो आपको यहीं पे ये बात बताई जाती है, एक हेलिक्स की लंबाई 36 एंगस्ट्रॉम होती है, एक हेलिक्स में 10.5 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और जब इनको डिवाइड कर दोगे 10.5 से तो अप्रोक्सीमेटली 3.4 एंगस्ट्रॉम, 2 बेस पेयर की डिस्टेंस। तो हर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, हर नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशंस है, बुक्स डिफरेंट बुक्स में आपको इसी तरीके से पढ़ने को मिलेगा। जब आप कई किताबें पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा, और क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तब आपको समझ आएगा कि हमें कौन सा डेटा कहाँ यूज करना है ना। तो ये भी याद रखना, 10.5 बेस पेयर, 36 एंगस्ट्रॉम और ये चीजें। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते, ये आगे आएगा, अभी परेशान मत होइए। ठीक, आते हैं आगे। देखिए क्या है, चारगाफ रूल, लगभग इन्होंने कई सारे पॉइंट दिए। सबसे पहले तो दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, या दिस इज एप्लीकेबल फॉर। अब यहां पे भी हम आपको बता दें, आप कहोगे मैम ये क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन हम आपको सच्चाई बता दें। अब अगर आप टीएसटी पीएचडी में आते हैं तो वो तब बस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल, ये आपको टीएसटी पीएचडी एलटी जैसे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन एक्चुअल में दिस इज एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंड इवन डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये हम लोग सीएसआईआर में पढ़ते हैं। बताओ जितने स्टूडेंट होंगे यहाँ जो सीएसआईआर की तैयारी करते हैं उनको ये बात पता होगी, है ना, उनको ये बात पता होगी कि हम लोग इसको डबल स्टैंड डीएनए या आरएनए दोनों के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको इस लेवल पे पूछा जाए जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम डबल स्टैंड डीएनए की बात करते हैं। इनका रूल क्या था, तो पहला रूल तो ये था, पहला रूल इनका था कि किसी भी डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल में परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन होता है, एंड परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ साइटोसिन होता है। पहला था। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताई थी, इनके ऐसा हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये बताई थी कि प्यूरिन के नंबर पिरिमिडीन के बराबर होते हैं, मतलब एडेनिन और ग्वानिन जितना होता है उतना ही साइटोसिन और थाइमिन होता है। ये तो बिल्कुल सही है ना, प्यूरिन के नंबर पिरिमिडीन के बराबर होते हैं, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, प्यूरिन के नंबर पिरिमिडीन के बराबर होते हैं, साइटोसिन ग्वानिन। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्यूरिन बाई पिरिमिडीन इज इक्वल टू 1, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एडेनिन प्लस ग्वानिन बाई साइटोसिन प्लस थाइमिन इज 1, है ना। तीसरी बात इन्होंने ये बताई थी कि देखो किसी भी फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज जो एडेनिन प्लस थाइमिन होता है अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन होता है इज अ बेस कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट होता है। अगर हम इस बेस कांस्टेंट की बात करें तो इन प्रोकैरियोट लेस देन 1 होता है, इन यूकैरियोट ये बेस कांस्टेंट हमेशा मोर देन 1 होगा। इसका रीजन भी हम आपको बताएंगे कि प्रोकैरियोट में क्यों लेस देन 1 होता है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक डीएनए इज जीसी टाइप एंड यूकैरियोटिक डीएनए इज एटी टाइप। अब ये एटी टाइप जीसी टाइप का मतलब क्या हुआ, जीसी टाइप का मतलब जितना भी प्रोकैरियोटिक डीएनए का कोई होगा तो उसमें जो जीसी का कंटेंट होगा वो 80 से ज़्यादा होता है। यहाँ 80 का कंसंट्रेशन जीसी से ज़्यादा होता है। तो आप बेस कांस्टेंट में 80 ज़्यादा होगा तो बेस कांस्टेंट 1 से ज़्यादा आएगा, मतलब यूकैरियोट में जीसी ज़्यादा होगा तो बेस कांस्टेंट 1 से कम आएगा प्रोकैरियोट के केस में। तो ये 3 हाइपोथेसिस तो चारगाफ के पता है हमें। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ रही है।
दूसरी बात ये है, दूसरी बात इन्होंने, और चौथा हाइपोथेसिस इनका क्या था? चौथा हाइपोथेसिस ये था कि जो बेस कंपोजिशन है किसी भी पर्सन का, हम आपको चौथा हाइपोथेसिस ऐसे ही बता दे रहे हैं, किसी भी पर्सन की बॉडी के किसी भी सेल का जो बेस कंपोजिशन है, सपोज करो कि मेरे लीवर के सेल में, लीवर सेल मतलब हिपैटोसाइट में एडेनिन और थाइमिन का कंसंट्रेशन 60% है और ग्वानिन और साइटोसिन का कंसंट्रेशन 40% है, तो वो मेरी लाइफ के हर स्टेज में चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जब मैं 2 साल की थी तो कुछ और था, जब मैं 10 साल की थी तो कुछ और था, या जब हम 50 साल के होंगे तो कुछ और होगा, ऐसा नहीं। हर एज में वो कांस्टेंट रहता है, जो बेस कंपोजिशन होता है किसी पर्टिकुलर सेल में वो हर एज में कांस्टेंट होता है। और चौथा हाइपोथेसिस ये था कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के हर बॉडी सेल्स में, हर बॉडी सेल में, बॉडी के हर सेल में इक्वल कंपोजिशन होता है। जैसे कहने का मतलब वही है कि हमारे लीवर सेल में एडेनिन थाइमिन 60% है, तो हमारी हर एक सेल में, चाहे वो मेरी किडनी सेल हो, चाहे मेरी हार्ट सेल हो, चाहे मेरी लंग सेल हो, हर एक सेल में वो बेस कंपोजिशन 60% ही होगा। तो ये बात इन्होंने, चारगाफ ने कई सारे रूल बताए थे, जिसमें से 3 तो हम लोग थियोरेटिकली न्यूमेरिकली देख लेते हैं और 2-3 थियोरेटिकली है, उसको हमने आपको बता दिया। ठीक है, बताओ इतनी बात सभी को समझ आ रही है क्या? ओके, डन। तो इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं ना। तो न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा कैसा होता है? बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल। हम मतलब एकदम लो लेवल का न्यूमेरिकल बता रहे हैं आपको कि मान लो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक अननोन अननोन डीएनए हमें मिला है ना। सपोज करो किसी पर्सन को एक अननोन डीएनए मिला, उसे पता नहीं है कि ये डीएनए जो है किसका है ना। बस इतना पता है कि उसमें एडेनिन 20% है। ठीक, अब उसे पता करना है कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है या ये यूकैरियोटिक डीएनए, या ये यूकैरियोटिक है ना, ये पता करना। तो आपको पता है एक अननोन डीएनए है, एडेनिन 20% है, तो भाई चारगाफ रूल लगाओ, अगर एडेनिन 20% है तो थाइमिन भी 20% आ जाएगा, बचा 60%, तो ग्वानिन 30% होगा और साइटोसिन भी 30% होगा, है ना। तो ये डीएनए कैसा है? ये डीएनए जीसी टाइप है भैया, ये डीएनए जीसी टाइप है कि नहीं? जी और सी ज्यादा है एज कंपेयर टू ए एंड टी, तो यहां से हम मान के चलते हैं ये एक प्रोकैरियोटिक डीएनए। कैसा है भाई? प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये एक कैसा है? प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ठीक है, एक सवाल आप और लगाएंगे, एक सवाल और लगाएंगे। एक सवाल और लगाएंगे, आप हमें बताइए। बेस कांस्टेंट ऐसे दिया है, बताओ भैया, बेस कांस्टेंट ऑफ डीएनए इज 0.03। कितना है? 0.03 है। एंड द अमाउंट ऑफ 80 बेस इज 30,000 एंड अमाउंट ऑफ 80 बेसिस 30,000 है। कितना है? 30,000। तो अमाउंट ऑफ जीसी कितना होगा? अमाउंट ऑफ जीसी कितना होगा भैया बताओ?
अमाउंट ऑफ जीसी कितना होगा? वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे। आसान सा सवाल है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है ज्यादा। अरे 40,000 तो ऑप्शन में है भी नहीं आशीष। 1,000, 10,000, 1 लाख, 3 लाख, ये है ऑप्शन में। अब ये क्वेश्चन आप हमें करके कमेंट में बताओगे। आज हम भी यही करेंगे कि देखते हैं कि क्या आता है आपका आंसर, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, है ना? कल कंटिन्यू करते हैं इसको। ये क्वेश्चन आप लगाना और बताना। ये क्वेश्चन तुमने लगवाया है ऐसे ओल्ड बैचेस में, ये क्वेश्चन आप लगाओगे, थोड़ा प्रयास तो आप भी करोगे, बाकी हमें तो कल बताना ही है। बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी कल बताने हैं। कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालोगे, कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड निकालोगे, कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे डीएनए आरएनए का, बहुत सारे क्वेश्चन बताने हैं कल। तो आप बताना इसको करके। अच्छा, एक बहुत हम्म, और आप लोग प्लीज अपने वैल्यूएबल कमेंट तो डाल दिया करो एक। अब इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ाते हैं, एक कमेंट तो बनता है ना वीडियो के नीचे। कल किसी ने भी कमेंट नहीं किया था, पता है? कोई कह रहा है 10 लाख, कोई कह रहा है 1 लाख, कोई वेरिएशन है आंसर में। ये क्वेश्चन आप हमें बताओगे। हमने क्वेश्चन दे दिया, बाकी कल यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। फिर हम लोग कल डीएनए और आरएनए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मोड पढ़ेंगे, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, हर से चेज और आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, फेनरिट फ्रैंकेल कोनराड और हाँ आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड होम रिव ग्राफ्स वायरस के बारे में। ठीक है, चलिए, तो डन है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक जितना हमने पढ़ाया उसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं। जितनी सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं उसको आप रिवाइज करना। कल इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर उसके बाद, हाँ अब ठीक है। ओके, चलिए बाय बाय सभी को। अच्छे से पढ़िए, शाम को मिलते हैं 7 बजे लाइव क्लास में, जब हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, चलिए, ओके।